गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। CC12 से संबंधित दूसरे ई कंटेंट के साथ मैं आया हूं और इस ई कंटेंट में मैं आपको बताने जा रहा हूं इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी क्या है और इसकी परिभाषाएं कौन सी दी गई हैं, और साथ ही साथ हम परिभाषाओं के आधार पर जो फाइंडिंग्स आएंगे, कंक्लूजन्स आएंगे, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी क्या है। हमने कुछ हद तक प्रकाश पिछले ई कंटेंट में भी इस पर डाला था, लेकिन कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है कि हम जब इस फर्स्ट यूनिट की चर्चा करें तो उसमें व्हाट इज इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी को हम लोग शॉर्ट में समझते चलें, तभी हमको आगे वाले कंटेंट के साथ इसको जोड़ने में मदद मिलती है। तो जैसा कि हमने बताया है कि इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी या औद्योगिक समाजशास्त्र एक शाखा है व्यापक समाजशास्त्र की, जो मुख्य रूप से औद्योगिक समाज के अंतर्गत उद्योगों में लगे लोगों के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करती है। और इस प्रकार यह एक विशेषीकृत शाखा है और इसी कारण से इसको स्पेशलाइज्ड सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। मतलब कि सोशियोलॉजी के दो तरह के शाखाएं होती हैं, दो मेजर ब्रांचेज होते हैं। एक को कहा जाता है जो जनरल सोशियोलॉजी और दूसरा स्पेशलाइज्ड सोशियोलॉजी। तो ये स्पेशलाइज्ड सोशियोलॉजी के एरिया में आएगा। जितनी भी इसकी शाखाएं हैं उसमें से ये स्पेशलाइज्ड कैटेगरी के अंतर्गत आता है। स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी दो शब्दों के मिलने से बना है। इसमें जो पहला शब्द है इंडस्ट्रियल और दूसरा शब्द है सोशियोलॉजी। आप सोशियोलॉजी के बारे में बहुत सब कुछ जानते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल शब्द को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। और इंडस्ट्रियल शब्द जो है उसकी उत्पत्ति इंडस्ट्रिया नाम के शब्द से हुई है, जो लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्किलनेस या फिर टू लेबर। स्किलनेस को हिंदी में कहेंगे कुशलता, और टू लेबर का मतलब हुआ श्रम करना या उद्यम करना। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी के अंतर्गत हम कारखानों से संबंधित जो क्रियाविधि है या उससे संबंधित अध्ययन करते हैं। तो इंडस्ट्रियल शब्द मोटे तौर पर आम लोगों की भाषा में बोध कराता है, जो हमको अंडरस्टैंडिंग देता है। वह एक फैक्ट्री या उससे रिलेटेड, उससे संबंधित सारी गतिविधियों को हमें उससे परिचय मिलता है। तो और फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो वो स्थान जहाँ की वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल शब्द जो है वह लार्ज मीनिंग भी रखता है और नैरो मीनिंग भी रखता है। तो लार्ज मीनिंग में वह मशीनें और उससे जुड़े व्यक्ति, जैसे कि श्रमिक, मैनेजर, ऑनर वगैरह वगैरह लोग शामिल हैं। और अगर हम नैरो मीनिंग लेंगे तो फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो है वहाँ जो लोगों के बीच का जो आपसी रिश्ता है, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है, उस पर यह फोकस करता है। तो आप समझ गए होंगे कि इंडस्ट्रियल शब्द जो है उसका दो दो अर्थ होता है, एक लार्ज मीनिंग के रूप में भी और एक नैरो मीनिंग के रूप में भी। कुल मिलाकर हम कहें तो इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी इंडस्ट्री को एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखती है तथा उसका उसी रूप में अध्ययन करती है। और हम आपको पहले भी एक बार बता चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन उस अवस्था या कंडीशन को कहते हैं जहां इससे संबंधित सभी इकाइयां पूर्व निर्धारित स्थान पर व्यवस्थित होती हैं तथा फंक्शनल होल का निर्माण करती हैं। और इकाइयों में कौन कौन सी इकाइयां प्रमुख हैं? जैसे मशीनें, श्रमिक, प्रबंधक, यूनियन, नॉर्म्स, वैल्यूज, रूल्स, रेगुलेशंस, और उनका जो है आपसी फंक्शनल बेसिस पर इंटर रिलेशनशिप। तो ये कुछ बातें थी, ये हमने रिवाइज करा दी, आपको रिपीट करा दी, लेकिन हम बात करेंगे इसके मुख्य मुख्य परिभाषाओं पर। इससे संबंधित हमने कुछ फोटो स्टेट आपको दिया था पिछले क्लास में, आप वहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फिर से उसको रिपीट कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी की एक बहुत अच्छी परिभाषा दी गई है W.E. मूरे के द्वारा।
इनकी किताब का नाम आप याद कर लीजिए, द इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल ऑर्डर 1951। इन्होंने इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी को इस किताब में परिभाषित किया है और कहा है कि इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी ट्राई टू एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल सिस्टम और मैकेनिज्म एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन और एज ए वे ऑफ लाइफ। अर्थात औद्योगिक समाजशास्त्र में औद्योगिक तंत्र अथवा व्यवस्था को सामाजिक संगठन और जीवन शैली के रूप में अध्ययन किया जाता है। ये एक ब्रॉड डेफिनेशन है और इसमें मशीनों पर फोकस नहीं किया गया है, बल्कि वहां पाए जाने वाले संगठन और जो है उसकी जीवन शैली को खास तौर पर ये परिभाषा फोकस करता है। दूसरी परिभाषा हम लेते हैं DC मिलर और WH फॉर्म की परिभाषा। ये परिभाषा सारी किताबों में स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, फिर भी यहाँ पर हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। इनकी पुस्तक का नाम है इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी 1951 और इन्होंने थोड़ी बड़ी परिभाषा दी है। इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी इज अ सब्सटेंशियल एरिया ऑफ जनरल सोशोलॉजी विच माइट मोर accurately be termed the sociology of work organizations or the sociology of economy। इन्होंने सजेस्ट भी कर दिया है कि अगर सोशोलॉजिकल एंगल से इसको देखा जाए तो इसका नामकरण जो है सोशोलॉजी ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन या सोशोलॉजी ऑफ इकोनॉमी के रूप में कहा जाना चाहिए। इन्होंने जो बातें कही हैं उसके हिसाब से औद्योगिक समाजशास्त्र सामान्य समाजशास्त्र की एक प्रमुख शाखा है, जिसे और अधिक उपयुक्त शब्दों में या एक्यूरेट शब्दों में कार्य संगठनों का समाजशास्त्र अथवा अर्थव्यवस्था का समाजशास्त्र कहा जा सकता है। तीसरी परिभाषा हम लेते हैं JH स्मिथ का और इन्होंने एक इंटीग्रेटेड परिभाषा दी है। मतलब कि ये सबको मिला जुला करके कोशिश किया है कि सबका व्यू इसमें सामने शामिल हो जाए। तो इनकी परिभाषा है इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी इज कंसर्न्ड विथ इंडस्ट्री और एनी फॉर्म ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोशल सिस्टम इंक्लूडिंग दोज फैक्टर्स टेक्निकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल विच अफेक्ट द स्ट्रक्चर, द फंक्शन एंड द चेंजेज इन दैट सिस्टम। इनकी परिभाषा को हम समझ सकते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र का संबंध उद्योग अथवा कार्य संगठन का कोई भी स्वरूप से एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में संबंधित है, जिसमें वे कारक जैसे तकनीकी, आर्थिक एवं राजनीतिक सम्मिलित हैं जो कि उस व्यवस्था की संरचना, कार्यों और परिवर्तनों को प्रभावित करते हैं। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र व्यापक समाजशास्त्र की एक शाखा है। यह ऐसे लोगों के व्यवहार के कुछ निश्चित पक्षों का अध्ययन है जो औद्योगिक समाजों के अंदर रहते हैं और किसी न किसी तरह की सामग्री का उत्पादन करने, वितरण करने, एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने या पूरे उद्योग को चलाने के व्यापक काम धंधे में किसी न किसी प्रकार की सेवा प्रदान करने में लगे रहते हैं। इसके अंतर्गत औद्योगिक संगठनों की सामाजिक संरचना तथा जिस समग्र व्यापक सामाजिक संरचना के वे अंग होते हैं उनके बीच परस्पर अंतः संबंध भी आते हैं। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जहां काम किया जाता है वहां की स्थिति मतलब वर्क सिचुएशन से उपजे संबंधों, जिसमें दोनों तरह का संबंध आता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, तथा उन संबंधों को प्रभावित करने वाले सामाजिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यही कारण है कि एक ब्रिटिश समाज वैज्ञानिक DC कोलमैन, ये नाम याद रखिएगा, DC कोलमैन ने औद्योगिक समाजशास्त्र को काम का समाजशास्त्र या सोशोलॉजी ऑफ वर्क भी कहा। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि इट इज ए ब्रांच ऑफ जनरल सोशोलॉजी, मतलब इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ जनरल सोशोलॉजी। इट स्टडीज अबाउट इंडस्ट्रीज एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन. It takes its attention especially on industrial structure, its function
and on social relations which are developed within the area of factory or industry. It also related with those areas where our economic system interact with other subsystems. It tries to understand that how the structure and function of an industry is influenced by local system. ये बातें जो हैं आपको हमने बता दी। आप में से कुछ लोग अंग्रेजी में भी लिखना पसंद करेंगे, उनके लिए हमने उसको बोल दिया। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ये 4-5 पॉइंट है, आप उसके हिसाब से चल सकते हो। अब हम बात करते हैं नेचर की भी हम लोग इस कंटेंट में हम लोग नेचर को भी हम समेट लेते हैं कि नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी क्या है। तो नेचर कहते किसको, पहले ये समझना जरूरी है। तो ज्ञान की किसी भी शाखा के लिए प्रकृति शब्द का तात्पर्य यह दर्शाता है कि वह शाखा विज्ञान की श्रेणी में आता है अथवा नहीं। विज्ञान से तात्पर्य किसी वस्तु विषय से संबंधित क्रमबद्ध ज्ञान से है। जैसे कि स्टुअर्ट चेज ने विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है कि साइंस गोज विद द मेथड नॉट विद द सब्जेक्ट मैटर। विज्ञान को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। वास्तविक विज्ञान मतलब कि यह वस्तु विषय या घटना का वास्तविक स्थितियों में अध्ययन है, यह क्या है पर फोकस करता है तथा कारण और परिणाम को अंतः संबंधित करता है। दूसरा आदर्श विज्ञान, यह वह विज्ञान है जो वास्तविक स्थिति का अध्ययन करता है, साथ ही इस अध्ययन के आधार पर आदर्श स्थिति की परिकल्पना भी करता है। अर्थात यह सिर्फ क्या है का अध्ययन नहीं करता, वरन क्या होना चाहिए की भी व्याख्या करता है। तो ये विज्ञान की बात हो गई, विज्ञान के 2 कैटेगरी की बात हो गई। और एक टर्म है कला या आर्ट। आर्ट किसको कहा जाता है? तो ब्रांच ऑफ नॉलेज, ये भी जो है कला जो है वो ब्रांच ऑफ नॉलेज है। तो कला एक आदर्श स्थिति को प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय बताता है। याद रखिएगा, कला को डिफाइन किया गया है कि यह कला जो है वो नॉलेज का एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ नॉलेज है, जो आदर्श स्थितियों को प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय बताता है। हम कला की बात यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि क्या इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी साइंस है या कला है, हम इसकी भी बात करेंगे। और साइंस है तो कौन सा साइंस है, वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है। तो याद रखिए कि कई तर्क दिए जाते हैं। आपने सोशियोलॉजी के भी नेचर को पढ़ा होगा, वहां पर भी है विज्ञान है तो इसके पक्ष में तर्क दिया जाता था, विज्ञान नहीं है तो इसके भी पक्ष में तर्क दिया जाता था। तो यहाँ पर भी हम लोग उसी तरह की कुछ बात करेंगे। तो औद्योगिक समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इसके पक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। जैसे कि ये वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करता है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये 4 तरीका है साइंटिफिक मेथड की, ये 4 इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, क्लासिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन को इंटरप्रिटेशन भी कहा जाता है। अब जैसे कि मान लो कि श्रमिक असंतोष की समस्या का अध्ययन करना है, तो यही 4 चरण जो हैं उसमें काम करेंगे। इसी तरीके से हम एक एक करके पहले ऑब्जर्वेशन, फिर एक्सपेरिमेंटेशन, फिर क्लासिफिकेशन और तब अंत में एक्सप्लेनेशन। ये 4 जो चरण है ना, ये एक के बाद एक आते हैं, मतलब क्रमिक रूप में आता है, कोई पहले और कोई बाद में नहीं आ सकता, इसी रूप में आता है। जो दूसरा तर्क है कि ये ऑब्जेक्टिव स्टडी करता है, मतलब इसका अध्ययन पक्षपात रहित होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। तीसरा जो इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में आप जानते ही होंगे, ये विज्ञान की बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर जो है कारण प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है। हर रिसर्च जो है उसमें जो हाइपोथेसिस बनाया जाता है, उसमें कोशिश किया जाता है कि कोई ना कोई तरह का कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बनाए। तो यहाँ भी जो रिसर्च किया जाता है उसमें कॉज इफेक्ट को आपस में कोरिलेट करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि हड़ताल और तालाबंदी, कौन जो है किसका कारण है, मतलब हड़ताल के कारण तालाबंदी
या तालाबंदी के कारण हड़ताल, इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तालाबंदी आप सब नया है ना, लॉकआउट कहा जाता है इसको। हड़ताल तो आप वर्ड से परिचित हैं। तो कभी कभी हड़ताल कॉज होता है और तालाबंदी उसका इफेक्ट हो जाता है। कभी कभी उल्टा होता है, तालाबंदी जो है वो कॉज बनता है और हड़ताल इफेक्ट हो जाता है। माने याद रखिएगा, हड़ताल जो है वो श्रमिक लोग करते हैं और तालाबंदी जो है वो मालिक लोग करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में परस्पर कैसा रिलेशन है उसको भी एग्जामिन किया जाता है। नंबर 4 तर्क जो दिया जाता है इसके विज्ञान होने के संबंध में कि यह कैपेसिटी रखता है, कैपेसिटी टू गिविंग यूनिवर्सल रूल, मतलब ये एक यूनिवर्सल रूल को देने की क्षमता रखता है। तो जैसे कि एक यूनिवर्सल रूल की तालाबंदी का कारण सिर्फ हड़ताल नहीं होता है, ठीक है, ये एक यूनिवर्सल रूल है। फिर और तर्क दिया जाता है कैपेसिटी ऑफ प्रेडिक्शन, मतलब कि भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है। यहाँ भी भविष्यवाणियां कई की जाती है, जैसे कि काम की खराब स्थितियां श्रमिक असंतोष के जन्म का कारण है। मतलब अगर काम का परिस्थिति खराब रखिएगा तो श्रमिकों के बीच असंतोष होगा। लेकिन इन तर्कों के बावजूद औद्योगिक समाजशास्त्र की प्रकृति एक स्वतंत्र विज्ञान की न होकर के एक निर्भर विज्ञान की है। निर्भर विज्ञान का मतलब वो किसी न किसी दूसरे पर डिपेंड करता है। और किस पर डिपेंड करता है, किन विज्ञानों पर डिपेंड करता है? तो जैसे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पर, इसकी चर्चा हम पिछले ही कंटेंट में भी कर चुके हैं। दूसरा किस पर डिपेंड करता है? तो इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करता है। तीसरा किस पर डिपेंड करता है? तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। चौथा तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर डिपेंड करता है। मतलब ये सभी पर डिपेंड करता है, यहीं से ये सामग्री लेता है और फिर वो उसको इंटरप्रेट करता है। उसके बाद एक और भी तर्क दिया जाता है कि इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी जो है वह एक आइडियल विज्ञान है, आदर्श विज्ञान है, क्योंकि इसमें आदर्श औद्योगिक दशा की कल्पना की जाती है। जैसे कि श्रमिकों के काम की दशा कैसी होनी चाहिए, भर्ती का तरीका कैसा होना चाहिए, श्रम संबंध कैसा होना चाहिए, बोनस का स्वरूप क्या होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अनेक विद्वानों का मानना है कि विज्ञान को सिर्फ क्या है तक के अध्ययन तक सीमित रखना चाहिए। क्या होना चाहिए इसे आदर्श स्थिति में ले जाता है, जो कि प्योर साइंस से संबंधित नहीं है, ये प्योर साइंस से इसको दूर ले जाता है। परंतु सामाजिक विज्ञानों के दृष्टिकोण से यह सही नहीं है। आधुनिक समाज अध्ययनों जैसे कि श्रमिक कल्याण की समस्या, न्यूनतम मजदूरी की समस्या जैसे विषयों में अनुसंधानकर्ता से निर्णय और सलाह की अपेक्षा की जाती है कि आप रिसर्च किए हैं तो बताइए कि न्यूनतम मजदूरी कितना होना चाहिए, श्रमिक के कल्याण के लिए न्यूनतम शर्तें क्या होनी चाहिए। तो ये सब बातें जो हैं वो इसको आदर्श विज्ञान की तरफ ले जाता है, क्योंकि आपसे सजेशन लिया जाता है। आप अध्ययन कर रहे हैं तो कुछ बताइएगा कि आप कितना मजदूरी को सही मानते हैं। इसके अलावा औद्योगिक समाजशास्त्र जो है वो एक कला भी है, क्योंकि औद्योगिक नियोजन, इंडस्ट्रियल प्लानिंग जो है इसका एक मुख्य कंटेंट है और इसमें आदर्श स्थिति को लागू करने की रियल योजना प्रस्तुत की जाती है। तो जैसा कि कला की परिभाषा में हमने बताया था कि ये बताता है कि कैसे जो है आदर्श स्थितियों को प्राप्त किया जाए, अचीव किया जाए। तो कुल मिलाकर के हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी डिसिप्लिन का अल्टीमेट पर्पस जो है वह वेलफेयर होता है। औद्योगिक समाजशास्त्र का भी जो मूल विषय जो है और उसका जो उद्देश्य है वह औद्योगिक समस्याओं का समाधान करना है और वर्कर्स के बीच और प्रमोटर्स के बीच अच्छा रिलेशनशिप को विकसित करना है। इसके साथ साथ उत्पादन में बढ़ोतरी करना है। उसके बाद वर्कर्स का जो शोषण है उसको नियंत्रित रखना है और साथ ही साथ जो है वह एक मोटिवेशन या अच्छा मोटिव को डेवलप करके रखना है, ताकि सब लोग उत्साहित होकर के अच्छे से काम करें, एक अच्छा माहौल क्रिएट करके रखें। तो ये सब इसका भी उद्देश्य है और इन्हीं सब पर्पस को लेकर के यह रिसर्च करता है। तो कुल मिलाकर के हम कंक्लूड कर सकते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र एक
विज्ञान भी है और एक कला भी है। याद रखिएगा कि विज्ञान की श्रेणी में भी आता है और कला की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि ये सॉल्यूशन से भी संबंधित है। ये प्लानिंग करता है, इंडस्ट्रियल प्लानिंग करता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज आपको डेफिनेशंस और इसके नेचर के बारे में बताया है। आप इसको सुनिए, किताबों को पढ़िए और फिर हम लोग क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।